नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम गुट निरपेक्षता का एक आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में पहला है शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना, दूसरा है स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं करना, तीसरा है किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, चौथा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना, पांचवा जो बिंदु है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का, वो है विश्व शांति को सहयोग एवं समर्थन देना, छठा बिंदु है विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना, और अंतिम जो बिंदु है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का वो है मानवाधिकारों की रक्षा एवं मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखना। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हैं। गुट निरपेक्षता की जिस नीति का प्रतिपादन भारत ने किया उसे धीरे धीरे उन अधिकांश देशों ने अपना लिया जो उपनिवेशवाद उन्मूलन के पश्चात तृतीय विश्व के देश कहलाए। गुट निरपेक्षता की इस अवधारणा में विश्वास करने वाले देशों ने मिलकर 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी औपचारिक स्थापना 25 गुट निरपेक्ष देशों ने बेलग्रेड सम्मेलन में की। इस सम्मेलन का आयोजन भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया ने मिलकर किया था। नेहरू, नासिर और टीटो इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक माने गए। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक नवोदित देशों ने भारत के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति अपना ली थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत लुंदेस्ताद का कहना है कि किसी न किसी रूप में असंलग्नता पहले से ही प्रकट हो रही थी। भौगोलिक दृष्टि से अधिकांश देश दोनों गुटों से दूर थे। स्वतंत्रता की विचारधारा बहुत शक्तिशाली थी। उस समय स्वतंत्रता का अर्थ पश्चिमी शक्तियों से विद्रोह माना जाता था, परंतु किसी के विरुद्ध विद्रोह करना नवोदित देशों का इरादा नहीं था। किसी भी देश में इतनी शक्तिशाली पश्चिमी विरोधी भावना नहीं थी कि वह पूर्वी गुट में शामिल होने का निर्णय करता। किसी तीसरे गुट की स्थापना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि गुट निरपेक्षता की अवधारणा ही गुटों की राजनीति से दूर रहने की है। बांडुंग सम्मेलन ने नवोदित देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया था, जो कि आगे चलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसे कि शॉर्ट में NAM के नाम से जाना जाता है। आज के हमारा जो ई व्याख्यान का मुख्य बिंदु है वो है गुट निरपेक्षता का एक आलोचनात्मक अध्ययन, जिसके तहत बहुत से विचारकों, विशेषकर पाश्चात्य आलोचकों ने गुट निरपेक्षता की नीति की कटु आलोचना करते हुए इसे एक सिद्धांतहीन, अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति की संज्ञा दी है। सिद्धांतः गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का दायित्व राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, परंतु व्यवहार में अनेक गुट निरपेक्ष देशों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया। इस संदर्भ में उनका झुकाव साम्यवादी गुट की तरफ रहा है, परंतु इस आरोप में सच्चाई कम है, क्योंकि हंगरी के मामले में सोवियत संघ की सैनिक कार्यवाही का गुट निरपेक्ष देशों ने विरोध किया था। इसी प्रकार से चेकोस्लोवाकिया के मामले में भी सोवियत कार्यवाही का विरोध
किया था। गुट निरपेक्षता की नीति सदस्य देशों को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। यह इस नीति और आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने इस आदर्शवादी नीति को कमजोरी को उजागर कर दिया था। युद्ध के इस अवसर पर कोई भी निर्गुण देश भारत की सहायता को आगे नहीं आया, परंतु पश्चिमी गुट के कुछ देशों ने भारत के प्रति न केवल सहानुभूति प्रदर्शित की, अपितु उसे सैनिक सामग्री भिजवाकर चीनी आक्रमण का विरोध करने में भी सहायता दी थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि गुट निरपेक्षता किसी भी प्रकार से सुरक्षा का साधन नहीं हो सकती, जबकि किसी गुट विशेष से जुड़े रहने पर उस गुट से तो सहायता मिल ही जाती है। संप्रति अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था दो परस्पर विरोधी गुटों की व्यवस्था में ढल चुकी है। गुट निरपेक्षता की नीति के परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था में कोई विशेष बदलाव नहीं आ पाया है। दोनों शक्तिशाली गुटों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की पुरजोर मांग के बाद भी अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। उदाहरण के लिए, निर्गुट देशों के विरोध के उपरांत अमेरिकी सेनाओं ने कोरिया में 38वीं अक्षांश रेखा को पार किया। चीन ने तिब्बत पर अपना शिकंजा कस लिया। लेबनान में अमेरिकी फौजें उतारी गई तो हंगरी में सोवियत सेना पहुंच गई। इसी प्रकार से अरबों और इजराइल में 4 बार युद्ध लड़े गए, परंतु इनमें भी निर्गुट देश कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाए। यह भी माना जाता है कि अल्जीरिया, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों की स्वतंत्रता में भी निर्गुट देशों की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही। उन देशों के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खूनी संघर्ष के द्वारा हासिल की और साम्राज्यवादी देशों को अपनी आंतरिक कमजोरियों तथा व्यवस्थाओं के कारण वहां से हटना पड़ा था। गुटनिरपेक्ष देश अपने अलग अलग राष्ट्रीय हितों एवं राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण अधिक समय तक एकता कायम नहीं रख पाए। 1979 ईस्वी में जो हवाना सम्मेलन हुआ, उससे स्पष्ट हो गया था कि यह आंदोलन 3 खेमों में विभाजित हो गया है। एक गुट उन देशों का हो गया जिनकी पूर्ण सहानुभूति सोवियत संघ के प्रति साफ झलकने लगी थी। क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, दक्षिणी यमन जैसे देश इस खेमे के प्रवक्ता थे। दूसरे खेमे की सहानुभूति अमेरिका की तरफ झुक गई। इस खेमे के प्रमुख देश थे सोमालिया, सिंगापुर, जायरे, फिलीपाइंस, मोरक्को, मिस्र आदि। जो देश थे वह अमेरिकन खेमे की तरफ झुके हुए थे। तीसरे खेमे में भारत, युगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश हैं जो गुटनिरपेक्षता की नीति से चिपके रहने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह आंदोलन अब उतार पर है। इसका एक मुख्य कारण सोवियत संघ का बिखराव रहा है। गुटनिरपेक्षता पर आधारित विदेशी नीतियों तथा स्वयं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का था। आगे चलकर इसने आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान देना आरंभ किया और फिर वे ही उसके प्रमुख विचारार्थ विषय बन गए। जब तनाव शैथिल्य आरंभ हुआ, तब गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता कम होने लगी, परंतु नए तनाव उत्पन्न होने के साथ और
नव शीत युद्ध के आरंभ होने पर गुटनिरपेक्षता की अवधारणा पुनः महत्वपूर्ण हो गई। गोर्बाचोव ने 1985 ईस्वी में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने शीघ्र राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका नामक सुधार आरंभ किए। उसके साथ ही शीत युद्ध में पुनः शिथिलता आने लगी। साथ ही सोवियत संघ तथा उसकी संधि व्यवस्था का विघटन आरंभ हो गया। जब महाशक्तियों के बीच विविध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिकाधिक सहमति होने लगी, तब गुटनिरपेक्षता की संगति में कमी आने लगी। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उजागर हो गया। प्रश्न यह है कि उत्तर शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की क्या संगति है, जब गुटनिरपेक्षता का आधार अर्थात शक्ति गुट, द्विध्रुवीकरण एवं शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, तो फिर गुटनिरपेक्षता और विशेषकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाना चाहिए था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भी गुटनिरपेक्ष देशों के नेतागण यह विश्वास व्यक्त कर रहे थे कि गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता और संगति में कमी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमने उपरोक्त जो समीक्षा की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता की राजनीतिक संगति चाहे अवश्य समाप्त हो गई है, फिर भी आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का प्रमुख साधन आज भी गुटनिरपेक्षता है। एक आर्थिक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्षता का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। तृतीय विश्व के आंदोलन का ध्यान राजनीतिक पक्ष से हटकर आर्थिक पक्ष पर केंद्रित हो गया है। जब तक आर्थिक समृद्धि और दरिद्रता के आधार पर उत्तर तथा दक्षिण में विश्व विभाजित रहेगा, तब तक आर्थिक न्याय की तलाश जारी रहेगी और गुटनिरपेक्षता की आर्थिक संगति बनी रहेगी। गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं को अपने दृष्टिकोण और विचार में परिवर्तन करना होगा। उन्हें शीत युद्ध से मुक्त विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की राजनीतिक भूमिका में परिवर्तन करना होगा। अब इसका मूल आधार विदेश नीति निर्धारण की स्वतंत्रता में है। साथ ही जब तक न्याय, समता और समानता पर आधारित नई अर्थव्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, तब तक विकासशील देशों की शिकायतों को दूर करवाने के साधन के रूप में गुटनिरपेक्षता अवश्य उपयोगी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे शॉर्ट में हम नेम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, उसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अलग अलग विचारकों की अलग अलग जो है राय हैं, अलग अलग सहमति हैं। इसके दोनों ही पक्ष अच्छे और बुरे हमारे सामने हैं। कुछ जगह पर इसकी कमजोरियां भी उजागर रही, तो कुछ इसके अच्छे पक्ष भी जो है सामने आए। और यह इसके जो उद्देश्य थे, जैसे कि शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना, स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं करना,
किसी भी गुट के सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेदी की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना जैसे अच्छे उद्देश्यों को लेकर यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। विश्व शांति को सहयोग एवं समर्थन देना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकारों की रक्षा एवं मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखना जैसे इसके अच्छे उद्देश्यों के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ स्थानों पर यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके बारे में हमने आज इस ई व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन किया। धन्यवाद।